हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और इस वीडियो में हम लोग करने वाले डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड चैप्टर। बहुत ही इजी सा चैप्टर है। ये चैप्टर सीए इंटर के लॉ में है और सीए फाइनल के ऑडिट में है, तो ये कॉमन चैप्टर है। दोनों लोग इसको देख सकते हो आप लोग। और कॉमन कैसे हुआ? कॉमन इन द सेंस ये हुआ कि इसमें कंपनीज एक्ट के सेक्शन है 123 से 127, वो तो दोनों में ही सेम होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नोट्स में यूज़ कर रहा हूँ उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। 100% ICAI मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसको पढ़ने के बाद एक बार अपना ICAI मटेरियल देख लेना और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेना। आपका ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो चैप्टर है ये स्टार्ट होता है आपका सेक्शन नंबर 123 से और एंड होता है सेक्शन नंबर 127 पे। जस्ट 5 सेक्शन है, बहुत ही सिंपल से है। ठीक है, सेक्शन नंबर भी लर्न करेंगे और वो भी अच्छे से लर्न करेंगे। तो फटाफट पेज नंबर 1 पे आ जाओ आप लोग। तो पेज नंबर 1 पे जब आप लोग आओगे तो आपको मिलेगा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। जो फर्स्ट पार्ट है डिविडेंड, फर्स्ट पार्ट जो है उसको एक बार स्किप करते हैं, सेकंड में आते हैं हम लोग। सेकंड नंबर पे आ गए और सेकंड नंबर पे अपने को पता चला डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, दिस इज अंडर सेक्शन नंबर 123। तो 123 सेक्शन नंबर है। तो जो डिविडेंड होता है वो आप कहाँ से दे सकते हो? पहली बात मेरे को बताओ डिविडेंड होता क्या है। देखो क्या होता है ना, कंपनी क्या करती है, काम करती है तो उसको प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट होता है उसको या तो जमा करती है या तो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इन केस उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसी को बोलते हैं डिविडेंड। जो कि कंपनी के शेयर होल्डर तो बहुत सारे होते हैं ना, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है वहाँ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो कि इन द फॉर्म ऑफ होती है तुम्हारी डिविडेंड। तो डिविडेंड का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। पूरे साल काम किया, प्रॉफिट आया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जमा भी कर सकते हैं पर कभी कभी डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट क्यों करते हैं? ताकि कंपनी की वैल्यू थोड़ी सी बढ़े। हाँ, ये कंपनी डिविडेंड देती है, चलो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही इन्वेस्टमेंट लाना होता है। तो ये हो गया आपका डिविडेंड का बेसिक कॉन्सेप्ट। इंटरिम डिविडेंड भी होता है, जब आएगा तब मैं बता दूंगा। अभी रिलैक्स रहो, अभी यहाँ पे फोकस करते हैं। तो मैंने क्या बोला, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड सेक्शन नंबर 123 पे लिखा हुआ है। तो डिविडेंड जो है आप कैसे कर सकते हो? डिक्लेयर कर सकते हो आप करेंट ईयर के प्रॉफिट से, ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी जमा किया हुआ प्रॉफिट से भी आप डिविडेंड दे सकते हो। और या तो आपको कोई मनी रिसीव हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, जो कि आपको हुआ है फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी उसका ऑब्जेक्टिव क्या, वो मनी जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिल रहा है उसका ऑब्जेक्टिव है ओनली फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो उस केस में उस पैसे को सिर्फ डिविडेंड के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, और क्या दो सिनेरियो, या तो करंट ईयर के प्रॉफिट से आप दे रहे हो और या तो आप प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल ईयर में जो आपका प्रॉफिट हुआ है, जो भी आपके पास जमा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आप उससे दे रहे हो। ठीक है, अगर आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से दे रहे हो तो कुछ रूल्स भी एप्लीकेबल होते हैं, वो अपने पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे फोकस करते हैं। तो सेक्शन नंबर 123 क्या बोलता है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सो हाउ अ डिविडेंड इज डिक्लेयर? डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, out of accumulated profit of previous financial year, or out of money received from central government or state government for the purpose of declaration of dividend, payment of dividend. तो ये तो बहुत सिंपल था, इसमें तो कुछ ऐसे सच आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा होगा। बट कॉम्प्लिकेटेड क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। आफ्टर डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 3 आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर वाले में, करेंट ईयर वाले में भी आफ्टर डेप्रिसिएशन। ओके, तो मतलब डेप्रिसिएशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो लेंगे। यस, 100% करेक्ट, आप लोग एकदम सही समझे। इसका मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन आपको लेना है, आफ्टर डेप्रिसिएशन लेना है, वो भी शेड्यूल 3 वाला। कौन सा? शेड्यूल 3 वाला। और आप दोनों से भी दे सकते हो, करंट ईयर और पास्ट वाला दोनों मिला के भी दे सकते हो। मतलब करंट ईयर से तो दे सकते हो, पास से भी दे सकते हो, दोनों मिला के भी आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। तो यही लिखा है, और बोथ। ठीक है, अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अपने इसमें क्या क्या लेंगे। तो मैंने क्या बोला, प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट से आपको माइनस करना है डेप्रिसिएशन, कौन सा? शेड्यूल 3 वाला। ठीक है, और एक चीज आपको इसमें से माइनस करनी होती है, वो होता है क्या? वो होता है आपका प्रीवियस लॉसेस। अगर कोई भी लॉस है जो पहले से आ रहा है या लॉस हुआ है कोई भी, तो पहले लॉस को सेट ऑफ करेंगे, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसको ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, डिविडेंड में डिविडेंड का जो परसेंटेज होता है ना, जैसे 10% डिविडेंड दिया तो ये पेड अप कैपिटल पे लगता है, बट जाता प्रॉफिट से है।
ज़्यादा प्रॉफिट से कैसे? अरे भैया कुछ होगा पैसा तभी तो बांटोगे ना, जब पैसा ही नहीं है तो बांटोगे कैसे? जब प्रॉफिट होगा तो ही बांटोगे ना। तो ये उसकी बात हो रही है। तो वो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको जो करना है, प्रॉफिट लोगे आप, उसमें से शेड्यूल 3 का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे और प्रीवियस ईयर का लॉसेस माइनस करोगे। ठीक है, बहुत सही बात है। प्रॉफिट क्या लेना है इसमें? प्रॉफिट कौन सी प्रॉफिट लेनी है? प्रॉफिट मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट मतलब आपका हो गया जो प्रॉफिट है, इसमें आपको क्या लेना है? जो नॉर्मल आप नेट प्रॉफिट निकालते हो वो लोगे, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, उसमें से आप प्रीवियस अगर कोई लॉस है तो वो माइनस करोगे। डेप्रिसिएशन भी शेड्यूल 3 वाला, इनकम टैक्स वाला नहीं। तो जो आपको इसमें एक्सक्लूड करना है वो करना है, सबसे पहले आपको एक्सक्लूड करना है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। यानी अगर आपने कोई भी एसेट को रिवैल्यू किया और उसका प्रॉफिट है तो वो मत लेना, उसको तुमको एक्सक्लूड कर देना है। कोई भी नोशनल गेन है तो उस नोशनल गेन को भी तुमको एक्सक्लूड कर देना है। कोई भी नोशनल गेन है तो तुमको उस नोशनल गेन को भी एक्सक्लूड कर देना है। और नेक्स्ट है आपको कोई भी अगर अनरियलाइज्ड गेन है तो आपको उसको भी एक्सक्लूड करना है। तो हमने बहुत मस्त चीज़ देखी अपने यहाँ पे, क्या देखे? सेक्शन नंबर 123 दैट टॉक्स अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सो डिविडेंड नीड्स टू बी डिक्लेयर आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, या आउट ऑफ मनी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप करंट ईयर के प्रॉफिट से दे रहे हो या प्रीवियस ईयर के जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उससे दे रहे हो, तो सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 3 माइनस करोगे। कोई प्रीवियस ईयर के लॉसेस हैं तो पहले उसको सेट ऑफ करोगे, और उसके बाद आप प्रॉफिट में क्या लोगे, जो भी नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं आप वैसे प्रॉफिट लोगे, ये सारी चीज़ें माइनस करोगे। और उसमें क्या नहीं लोगे स्पेसिफिकली, तो उसमें अपने क्या नहीं लेंगे? उसमें अपने लेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट नहीं लेंगे, नोशनल गेन नहीं लेंगे, अनरियलाइज्ड गेन नहीं लेंगे। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो सेक्शन 123 टॉक्स अबाउट दिस। क्या हम करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों से दे सकते हैं? ऑब्वियसली दोनों से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर अपने बात करते हैं ना यहाँ पे रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। देखो आज से कुछ साल पहले क्या होता था ना कि हम लोग अगर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग को कुछ परसेंटेज रिजर्व में पहले ट्रांसफर करना पड़ता था, कंपल्सरली अपने को रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता था। बट अब ये प्रोविजन हट चुका है, अब कंपल्सरली अपने को ट्रांसफर नहीं करना है रिजर्व में डिविडेंड देने से पहले। अब क्या कर दिया गया? ये कर दिया गया है एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी। यानी अगर कंपनी को लगता है तो वो कर सकती है, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर है। तुमको ट्रांसफर करना है करो, नहीं करना है मत करो, तुम्हारा मन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बात बोलता है डिपॉजिटिंग एन अमाउंट ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो डिविडेंड डिक्लेयर होते ही 5 दिन के अंदर, ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर होते ही आपको उसके 5 दिन के अंदर शेड्यूल बैंक में इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाना पड़ता है। कहाँ से? फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सच डिविडेंड। तो मैंने क्या बोला? डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो 5 दिन के अंदर शेड्यूल्ड बैंक में, शेड्यूल बैंक क्या होता है? सारी बैंक जितने भी आप जानते हो शेड्यूल होती है, जैसे पीएनबी हो गया, अपना बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे बैंक, ये सब शेड्यूल बैंक है। तो इसमें आपको 5 दिन के अंदर जो भी डिविडेंड अमाउंट आपका आया है वो आपको डिपॉजिट करना है। जो भी आपका डिविडेंड अमाउंट आया आपको उसको डिपॉजिट करना है 5 दिन के अंदर। इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या बोलता है? अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो, ठीक है, और इंटायर, कीवर्ड इज इंटायर, मतलब अगर सारा का सारा आपका पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजीएसजी या कॉम्बिनेशन ऑफ सीजीएसजी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर आपका पूरा का पूरा पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करती है, आप गवर्नमेंट कंपनी हो गए। जो कि 51% से ज़्यादा होने से गवर्नमेंट कंपनी हो जाता है, और 100% है तब तो गवर्नमेंट कंपनी है ही। तो अगर आपका पूरा का पूरा होल्ड करती है तो इन दैट केस आपको 5 दिन के अंदर शेड्यूल्ड बैंक में डालने की जरूरत नहीं है। बाकी और जो प्रोविजन आने वाले वो आपको फॉलो करना है, ये 5 दिन वाला आपको फॉलो नहीं करना है। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 123 क्या बात करता है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड करंट से दे दो, प्रीवियस ईयर का एक्यूमुलेटेड से दे दो, गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया उससे दे दो, या करंट और प्रीवियस दोनों मिला के भी दे सकते हो। देने से पहले प्रीवियस ईयर का लॉस भी सेट ऑफ करना है, डेप्रिसिएशन शेड्यूल 3 वाला, इनकम टैक्स वाला नहीं, वो सेट ऑफ कर लेना। प्रॉफिट में क्या नहीं लेना है? प्रॉफिट में आपको नहीं लेना है रिवैल्यूएशन रिजर्व, अनरियलाइज्ड गेन एंड नोशनल गेन, ये आपको नहीं लेना है।
सेकंड पॉइंट है रिजर्व में ट्रांसफर करना क्या कंपलसरी है? अब कंपलसरी नहीं है, पहले हुआ करता था बहुत पहले, अब नहीं है। तो अब अपने को रिजर्व में अगर ट्रांसफर करना है तो कंपनी का डिस्क्रिप्शन है, मन है तो करो, नहीं है तो मत करो। डिक्लेयर करते ही 5 दिन के अंदर, डिक्लेयर करते ही 5 दिन के अंदर शेड्यूल्ड बैंक में पैसा लेकिन ज़रूर जमा कर देना। शेड्यूल्ड बैंक में एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना, उसमें वो डिविडेंड का अमाउंट सारा का सारा डिपॉजिट कर देना 5 दिन के अंदर। पर अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो और 100% आपका पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजीएसजी या कॉम्बिनेशन ऑफ सीजी एंड एसजी, तो इन दैट केस दिस 5 days वाला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यू, बाकी एप्लीकेबल है। अब साइड में आ जाओ तो आपको पता चलेगा रूल्स टू बी फॉलोड वाइल डिक्लेयरिंग डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व। आउट ऑफ रिजर्व, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब सिंपल, अगर आप प्रीवियसली जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है फाइनेंशियल ईयर का, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर आप उससे दे रहे हो तो ये रूल एप्लीकेबल होगा। ये रूल कहाँ पे लिखा हुआ? ये आपका लिखा है सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 123। सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 123 में लिखा हुआ है कि 3 कंडीशन दिए हुए, सिंपल सी बात है, 3 कंडीशन है। ये 3 कंडीशन के हिसाब से ही आप प्रीवियस ईयर के लिए, अगर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट से डिविडेंड दे रहे हो तो ये 3 कंडीशन के हिसाब से ही दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। 3 कंडीशन क्या है? ये एक्चुअली लिमिटेशन है, दिस इज लाइक अ लिमिटेशन कि इससे ज़्यादा डिविडेंड तुम नहीं दे सकते हो अगर तुम प्रीवियस ईयर से दे रहे हो। क्योंकि थोड़ा फिशी हो जाता है ना यार, तुम पैसा जमा 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 करके अब तुम उससे दे रहे हो सकता है कि तुम गलत इंटेंशन हो, ब्लैक को वाइट करने का इंटेंशन हो, या कोई भी इंटेंशन हो सकता है। तो क्या है वो, चलिए देख लेते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या बोलता है? जो रेट ऑफ डिविडेंड है दैट शुड बी लेस देन रेट ऑफ डिविडेंड इन फर्स्ट ईयर, रेट ऑफ डिविडेंड इन सेकेंड ईयर, रेट ऑफ डिविडेंड इन थर्ड ईयर, और डिवाइड बाई 3 मतलब हो गया एवरेज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल है, बोलता है इस साल जो तुम डिविडेंड दे रहे हो आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो डिविडेंड का जो रेट होगा वो जो तुम्हारे साल के पीछे के 3 साल है उनके एवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इस साल में हो तो इस साल के पीछे के जो 3 साल है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, उसमें जो भी आपका डिविडेंड रेट था तीनों को जोड़ो, डिवाइड बाई 3 मारो, एवरेज रेट आएगा। जो एवरेज रेट आया ना, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो। अच्छा, दिस रूल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज यही एक रूल है, यही एक प्रोविजन है जिसकी वजह से लॉ के पेपर में आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। लॉ के पेपर में कैलकुलेटर लेके जाते हो ना, जाया करो। अगर ये क्वेश्चन आया ना तो आपको कैलकुलेटर यूज़ करना ही पड़ेगा, और इसी क्वेश्चन की वजह से आपको पूरे लॉ पेपर में यूज़ करना पड़ सकता है कैलकुलेटर। सीए इंटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या बोला मैंने? फर्स्ट रूल क्या बोलता है? जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, कौन से ईयर 1, ईयर 2? प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, जो फाइनेंशियल ईयर में हमें उसके पीछे के जो 3 फाइनेंशियल ईयर है उनमें जो डिविडेंड दिए हो उसका एवरेज निकालेंगे, और उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है इस साल का डिविडेंड रेट। क्या बोल रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है? रुको, एग्जाम्पल भी है, पहले पढ़ लेते फिर एग्जाम्पल भी करेंगे, वो भी आईसीआई वाले, तो ज़्यादा अच्छे से समझेगा। पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है अगर एनी डिविडेंड इन प्रीसीडिंग 3 ईयर्स नॉट डिक्लेयर्ड, यानी पिछले 3 साल में सारे के सारे 3 साल में, क्यों सारे के सारे बोला मैं? चूंकि ईच लिखा है, ईच वर्ड इसमें लिखा है, इसलिए सारे के सारे 3 साल में अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो एवरेज क्या करेंगे? एवरेज कैसे होगा? 0 का एवरेज थोड़ी ना होता है। बट ईयर 1 नो डिविडेंड, ईयर 2 डिविडेंड, ईयर 3 डिविडेंड, एवरेज। ईयर 1 नो डिविडेंड, ईयर 2 नो डिविडेंड, ईयर 3 डिविडेंड, एवरेज। एंड ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 नो डिविडेंड, देन नो एवरेज। तो ये कंडीशन ही एप्लीकेबल नहीं होगी, समझ गया? सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? जो भी तुम अमाउंट है और ड्रॉ करने वाले हो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, मैंने बोला ना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से अगर दे रहे तो ही ये रूल एप्लीकेबल होगा। पिछले साल के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, मतलब अभी तक जो हम लोग एक्यूमुलेट किए हैं प्रॉफिट, अगर यहाँ से दे रहे हैं तो बोलता है अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से दे रहे हो, ठीक है, तो पहले रेट निकाल लो, एवरेज होगा, उससे कम ही होना चाहिए। तो जो आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, जो आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, वो 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से कम होना चाहिए। यानी डिविडेंड रेट निकाला, अब उस डिविडेंड रेट को हम लोग किस में अप्लाई करते हैं? पेड अप कैपिटल में, प्रॉफिट में कभी अप्लाई नहीं करते हैं। ये एकदम फर्स्ट पेज में जाके लिख देना, ये तुमको अकाउंट्स में भी काम आएगा।
तो हम लोग जो भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, जो कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से दे रहे हैं तो ही ये प्रोविजो लग रहा है ना। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से अगर तुम विड्रॉ करके दे रहे हो तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से तुम मैक्सिमम कितना विड्रॉ कर सकते हो, 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व। क्यों? क्योंकि 1/10 के नीचे नहीं जाना, मतलब नीचे होना चाहिए, ठीक है। 1/10 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो, 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या फ्री रिजर्व। कंडीशन 2 गया। कंडीशन 3 क्या बात करता है? जो कंडीशन 3 बात करता है, फर्स्ट यूटिलाइज फॉर सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। तो ये तो अपने ऑलरेडी किए हुए हैं, वहाँ पे भी पढ़े थे। सबसे पहले लॉसेस को सेट ऑफ करेंगे प्रीवियस ईयर के, फिर मतलब प्रोसीड करेंगे देने के लिए डिविडेंड। फिर बोलता है जो बैलेंस बचेगा ना रिजर्व में, अब तुमने विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ करने के बाद जो बैलेंस बचेगा ना वो कम से कम 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल तक होना चाहिए, उसके नीचे मत गिरने देना। मतलब अमाउंट निकाल लियो और वो देख रहे साला पेड अप शेयर कैपिटल के 15% से नीचे चला गया, नहीं, ऐसा नहीं करने का है। अपने को क्या करने का है? अपने को करना है कि विड्रॉ करने के बाद 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या उससे ज़्यादा बचा होना चाहिए रिजर्व में। तो ये रही कंडीशन। तो 4 कंडीशन ऑफ सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 123। 123 क्या है? वो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड वाला, जिसमें 3 पॉइंट अपने पढ़े थे, उसी का सेकंड प्रोविजो है, जो कि बोलता है अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से आप दे रहे हो डिविडेंड तो ये 3 बातों का खास करके ध्यान रखना। सबसे पहली बात जो बोलती है, जो रेट होता है ना डिविडेंड का, वो प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर के जो डिविडेंड तुमने डिक्लेयर की है उसके रेट का एवरेज करेंगे, उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। सेकंड पॉइंट जो बोलता है वो बोलता है क्या कि कितना अमाउंट तुम विड्रॉ कर सकते हो, तो तुम मैक्सिमम 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रिजर्व इतना ही विड्रॉ कर सकते हो, इससे ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। एंड थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, विड्रॉ करने के बाद कम से कम 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व में पड़ा होना चाहिए, उससे नीचे रिजर्व नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसके नीचे चला गया तो फिर कंपनी डेंजर में आ जाएगी, इसीलिए इस प्रोविजो को यहाँ पे डाला हुआ है। अब आपको समझ आया होगा या नहीं आया होगा, बट अपने इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आ जाओ आप पेज नंबर 4 पे। तो ना 3 पे ना 4 पे, अपने आ गया 5 पे। 5th नंबर पेज पे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो कि बात करता है आपका सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 123। अब देखिए क्या हुआ। कैप्रिकॉन इंडस्ट्री लिमिटेड है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 200 लाख। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 200 लाख। एक्यूमुलेटेड रिजर्व कितना है, 240 लैक्स। लॉस फॉर द ईयर एंडेड कितना है, 30 लैक्स। एंड डिविडेंड इसको देना है, ठीक है, इसको डिविडेंड देना है। अब डिविडेंड इसको देना है, और पिछले साल वॉज मतलब पिछले 3 साल का डिविडेंड रेट दिया हुआ है। कंडीशन नंबर 1 क्या बोला था, याद करो, इसका हम लोग क्या करेंगे, एवरेज, और जो एवरेज रेट आएगा उससे कम ही होना चाहिए। नेक्स्ट अपने इसमें क्या देखे थे, तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम रेट एट विच कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड फ्रॉम करेंट ईयर। तो मैक्सिमम कौन सा रेट है जिस पे कंपनी डिविडेंड दे सकता है। तो अपने को डेटा क्या क्या दिया हुआ है, तो जो अपने को डेटा दिया गया है वो दिया है पेड अप कैपिटल का, रिजर्व का, और लास्ट ईयर के लॉस का, और पिछले साल क्या क्या डिविडेंड दिया है उसका। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बात करता है, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 क्या बात करता है, एवरेज रेट निकालेंगे। एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, 9 + 10 + 12, और इसको अपने डिवाइड करेंगे 3 से, 3 साल है, 3 से डिवाइड किया इसीलिए एवरेज आया। तो एवरेज आया 10.3। तो मैक्सिमम हमने कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम रेट क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम रेट होगा तुम्हारा 10.3, जो कि 10.3 को एक्सीड नहीं कर सकता है। तो 10.3 याद करो क्या बोला था, पेड अप कैपिटल में लगता है, प्रॉफिट में कभी नहीं लगता है। तो 10.3 ऑफ पेड अप कैपिटल, ये चीज आपको अकाउंट्स में भी हेल्प करेगी, तो इसको सबसे पहले फर्स्ट पेज में ही लिख लेना। 200 लाख का अगर 10.3 मारेंगे तो 20.6 लाख आएगा। तो 20.6 लाख इज द मैक्सिमम डिविडेंड एज पर कंडीशन 1। अब चलते हैं कंडीशन 2। कंडीशन 2 क्या बोलता है कि 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व से ज्यादा नहीं विड्रॉ कर सकते, मैक्सिमम उतना ही विड्रॉ कर सकते हैं। तो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व हो गया तुम्हारा 4,40,000। लॉस उसका 10% अगर अपने निकालेंगे तो आया 44 लैक्स। लेस करेंगे लॉस फॉर द ईयर, याद करो लॉस बोला था माइनस करने के लिए, तो 30 लैक्स के लॉस अपने माइनस कर सकते हैं। तो मैक्सिमम डिविडेंड कितना दे सकते हैं इन रुपीज टर्म, तो क्वांटम ऑफ डिविडेंड मैक्सिमम कितना हो सकता है, 14 लैक्स एज पर कंडीशन 1। तो कंडीशन 2, तो कंडीशन 1 के हिसाब से आया 20.6 एंड कंडीशन 2 के हिसाब से आया 14 लैक्स।
अब कंडीशन थ्री क्या बोलता है कि मतलब 15% से ज़्यादा नीचे नहीं गिरना चाहिए, 15% से नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो एक्यूमुलेटेड रिजर्व है अपना 240, अगर अपने उसमें 14 लाख देंगे तो बैलेंस इन रिजर्व कितना बचेगा 2 to 6 lakhs, 2 to 6 lakhs। 15% ऑफ पेड अप कैपिटल कितना होता है 30 lakhs, तो 30 lakhs से तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। तो ये कंडीशन तो मतलब इस वाले क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, कोई दरकार ही नहीं अपने को इसको लिखना है एग्जाम में, सोचने की दरकार नहीं है, वैसे बोला लिखना तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। तो मैक्सिमम अपने कितने दे सकते हैं, तो मैक्सिमम अपने दे सकते हैं 14 lakhs। तो 14 lakhs अगर अपने देंगे तो रेट निकालना पड़ेगा, तो रेट आएगी आपकी 7%। कैसे आई, बहुत सिंपल है, 14 डिवाइडेड बाई 200 इन 200, तो इससे अपना 7% आ गया, तो मैक्सिमम 7% दे सकते हैं। तो होप्स आपको सेकंड प्रोविजो समझ में आ गया होगा। बट एक बात हमेशा रखना, ये तभी अप्लाई करना, सेकंड प्रोविजो तभी अप्लाई करना जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से दे रहे हैं। अगर करेंट ईयर के प्रॉफिट से दे रहे हैं, अगर करेंट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक अपने क्या पढ़े, अपने पढ़े 123 जो कि सिंपल से बात करता है, करंट से भी दे दो, प्रीवियस से भी दे दो, एक्यूमुलेटेड से, और गवर्नमेंट जो पैसा दिया उससे दे दो। डेप्रिसिएशन माइनस कर देना, और लॉस अगर कोई प्रीवियस ईयर का वो माइनस कर देना। क्या नहीं लेना है, रिवैल्यूएशन नहीं लेना, नोशनल नहीं लेना है, एंड देन तुम्हारा अनरियलाइज नहीं लेना है प्रॉफिट में। सेकंड पार्ट बोलता है कि रिजर्व में ट्रांसफर करना आप कंपलसरी नहीं है, चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो इसका बोलता है, क्या बोलता है कि 5 दिन के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल देना। अगर सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं डालोगे तो फिर कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा, इसलिए डालना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। एंड अगर गवर्नमेंट कंपनी 100% गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, देन इन दैट केस यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट इन 5 days। वो 5 दिन वाला नहीं लगेगा, बाकी सब लग जाएंगे। फिर सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 123 क्या बोलता है, रेट ऑफ डिविडेंड है वो एवरेज 3 साल से कम का होना चाहिए। जो अमाउंट ऑफ विड्रॉ कर सकते हो मैक्सिमम 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व कर सकते हो। सबसे पहले आप यूटिलाइज करोगे सेट ऑफ करने के लिए प्रीवियस ईयर के लॉसेस को, ये अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जो बैलेंस बचना चाहिए रिजर्व में वो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज़्यादा बचना चाहिए तुम्हारे डिविडेंड देने के बाद। ऐसा ना हो कि 15% के नीचे गिर जाए। इसका अपने एक एग्जाम्पल भी कर लिया तो ये चीज़ अपने को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो है वो आप कैसे कर सकते हो, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो है वो आप कैश में कर सकते हो, चेक में कर सकते हो, वारंट में कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर सकते हो। कैश दे दो, चेक दे दो, इलेक्ट्रॉनिक मोड दे दो, वारंट दे दो, जैसे देना है दे दो, बस मेरे को मेरे पैसे दे दो। अच्छा, डिविडेंड इज पेबल, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, अब रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कौन हुए, यहाँ पे क्वेश्चन आता है ICAI का, बहुत ट्रिकी और बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। डिविडेंड डिक्लेयर होता है, ठीक है, तो जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना तो रिकॉर्ड डेट एक होता है, आपने पढ़ा होगा आगे कहीं पे किसी चैप्टर में। तो जो रिकॉर्ड डेट होता है ना, रिकॉर्ड डेट वाले दिन जो जो लोग तुम्हारे मेंबर्स हैं, मतलब जिनका नाम है रिकॉर्ड डेट वाले दिन, वही लोगों को अपने बोलेंगे रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स। तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कौन हुए, रिकॉर्ड डेट वाले दिन जिनका नाम है रजिस्टर में, वो हुए रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स। या उसके ऑर्डर को या उसके बैंकर को वो बता देगा, जो शेयर होल्डर है अगर वो बोलेगा तो फिर उस तरह ही करेंगे, ठीक है। तो ये निधि कंपनी वाला पॉइंट एक बार के लिए छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आप कैश में दे सकते हो, चेक में दे सकते हो, वारंट में दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे सकते हो। किसको दोगे, रजिस्टर्ड को दोगे। रजिस्टर्ड कौन होता है, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ वो एक रिकॉर्ड डेट बताता है, उस रिकॉर्ड डेट में जिन जिन का नाम भी रजिस्टर में है वही लोग हो गए रजिस्टर्ड, और उन्हीं को ही मिलेगा। अगर तुम्हारा नाम है तो मिलेगा, तुम्हारा नाम नहीं है तो तुमको नहीं मिलेगा। रजिस्टर्ड को मिलेगा, उसके लीगल हेयर्स को मिलेगा, या उसके बैंकर को मिल सकता है। तो अपने कर लिए सेक्शन नंबर 123। अब अपने चल रहा है सेक्शन नंबर 124। जी हाँ, अपने आ गया सेक्शन नंबर 124 में डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आपने कर दिया है। तो क्या बोलता है, और ये बोलता है कि डिक्लेयर किया अगर आपने डिविडेंड तो 30 दिन के अंदर डिविडेंड आप पे कर देना। कितने दिन के अंदर, 30 दिन में। ये कौन बोलता है, ये 127 बोलता है, 124 नहीं बोलता है। तो सेक्शन नंबर 124 प्रोसीजर ले डाउन करता है कैसे क्या करने का, बट इसी चार्ट में मैं इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर दिया कि 30 दिन के अंदर डिविडेंड पे हो जाता है डिक्लेयर करने के। चलो इसमें एक और चीज़ अपने इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्या मेरे को बताओ। 5 days के अंदर अपने इसको सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल देते हैं।
ठीक है, ये अपने को कहाँ से पता चला, सेक्शन नंबर 123 में। अपने पूरा मिला के पढ़ते हैं, सब कुछ जोड़ के, अलग अलग नहीं करते अपने। तो सेक्शन नंबर 124 कर रहे थे, उसमें अपने को पता चला कि डिक्लेयर किया गया डिविडेंड, तो 127 सेक्शन के तहत 30 दिन के अंदर डिविडेंड पे हो जाना चाहिए। अगर 30 दिन के अंदर नहीं पे हुआ तो कुछ है कॉन्ट्रावेंशंस, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो अभी क्या बोला, डिक्लेयर किया डिविडेंड तो 30 दिन के अंदर पे कर देना। जो अगर 30 दिन के अंदर पे किया, अब इसको हमने को रिलेट कर रहा है सेक्शन नंबर 123 में, जो कि क्या बोला था, अगर डिक्लेयर किया डिविडेंड तो 5 दिन के अंदर शेड्यूल बैंक में डाल देना। तो अगर डिक्लेयर किया डिविडेंड तो दो जिम्मेदारी क्या, सबसे पहले तो 5 दिन के अंदर शेड्यूल बैंक में डालो और 30 दिन के अंदर पे कर दो। ये दोनों डेट कहां से काउंट करना है, कहां से काउंट करना है, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अगर नॉट पेड या क्लेम्ड, हो सकता है डिविडेंड नहीं क्लेम हो पाया, नहीं पे हो पाया, यानी जिसको देना है वही टपक गया और उसका कोई डिटेल्स भी नहीं है लीगल हेयर का, तब तो इन दैट केस क्या होगा, 7 दिन के अंदर वो पैसा अपने डिपॉजिट कर देंगे एक शेड्यूल्ड बैंक में, इन शेड्यूल्ड बैंक कॉल्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट। डिविडेंड डिक्लेयर किया, 5 दिन के अंदर शेड्यूल बैंक में डालेंगे, 30 दिन के अंदर पे कर देंगे फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है, सेक्शन नंबर 127 बोलता है कि 30 दिन के अंदर पे कर देना। मान लो पे किया, ठीक है, करने गया, वो बंदा था ही नहीं, मर गया, कुछ भी हो गया, अपने पास डिटेल्स ही नहीं है उसकी, अपने उसको नहीं दे पा रहे, तो उस बंदे का जो पैसा या जो भी एक्यूमुलेटेड पैसा है जिनको हम लोग नहीं दे पाए, उनको हम लोग 7 दिन के अंदर एक अलग बैंक अकाउंट खुलवाएंगे। उस बैंक अकाउंट का अपने नाम क्या रखेंगे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट उसका नाम रखेंगे और 7 दिन के अंदर उसमें पैसा सारा जमा करवा देंगे। ठीक है, अगर नहीं किया तो इफ नॉट डन तो 12% इंटरेस्ट लग जाएगा तुम्हारा कंपनी को 12% पर एनम के हिसाब से। फिर बैंक में तो तुमको जमा करवाना ही पड़ेगा भैया, चूंकि लॉ में लिखा है। अगर 7 दिन के अंदर कर दिए तो बिना इंटरेस्ट लगे जमा होगा, और 7 दिन के बाद किए तो 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा तुम पे, पर जमा तो बेटा तुमको करना ही पड़ेगा शेड्यूल्ड बैंक में। क्या नाम से करोगे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट नाम से। वहां पे जो है आपका, ठीक है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बोलता है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर्स, यानी वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल तक आपका पैसा पड़ा रहेगा, और वो जो पैसा है 7 साल के बाद ट्रांसफर हो जाएगा आईईपीएफ में। अब ये आईईपीएफ क्या, आईईपीएफ सेक्शन नंबर 125 है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। ठीक है, 125 का ये सेक्शन मैं यहाँ कवर नहीं करूँगा, आपको वहाँ से कवर करना है, थ्योरेटिकल उसमें से रट्टे मारने हैं कि उसमें क्या पैसा आएगा, उससे क्या पैसा यूटिलाइज होगा, बस वो है, तो वाला चीज़ आप देख लेना, पहले यहाँ पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया, 5 दिन के अंदर शेड्यूल्ड बैंक में डाला, 30 दिन के अंदर पे कर दिया, ये दोनों डेट फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन आपको कैलकुलेट करना है। और ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग को हम पैसा नहीं दे पाए क्योंकि उनका अपने पास डिटेल्स नहीं था, तो इन दैट केस वो सारे अमाउंट एक्यूमुलेट करो और 7 दिन के अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवाओ जिसका नाम रखो अनपेड डिविडेंड अकाउंट, उसमें आप ट्रांसफ़र कर दो। नहीं किया अगर 7 दिन के अंदर तो 12% इंटरेस्ट के साथ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र तो करना ही पड़ेगा। उस अकाउंट में 7 साल तक वो पैसा पड़ा रहेगा, उस अकाउंट में 7 साल तक वो पैसा पड़ा रहेगा। अगर कोई क्लेम कर लिया तो जो प्रोसीजर उस हिसाब से उसको दे दिया जाएगा कि भैया अपना ये लाओ, आधार लाओ, वगैरह वगैरह लेके आओ, वोटर लाओ, ये सब प्रूफ वूफ लो सारे, तो उस केस में फिर तुमको मिल जाएगा पैसा। बट अगर कोई क्लेम नहीं किया उस 7 साल में तो 7 साल तक वो पैसा पड़ा रहेगा, उसके बाद वो आईईपीएफ में चला जाएगा। आईईपीएफ क्या, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ये सेक्शन नंबर 125 में दिया है, जिसको आपको खुद स्टडी मटेरियल से करना है। अभी यहाँ फोकस करते हैं। तो ये सब तो हो गया। अच्छा, बैंक में जब मैंने डाल दिया 7 दिन के अंदर, तो और भी कुछ है क्या मेरे को करना है? यस, 90 दिन के अंदर आपको एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है जिसमें आप उसका नाम दोगे, लास्ट नोन एड्रेस दोगे, अनपेड डिविडेंड अमाउंट दोगे। जो बंदा है जिसको आप डिविडेंड नहीं दे पा रहे हो तो उसका नाम दो, आप उसका लास्ट नोन एड्रेस दो, उसका आप कितना अनपेड अमाउंट है ये दो। ठीक है, इसके एक स्टेटमेंट बनाओ और उस स्टेटमेंट को आप पुट करो वेबसाइट ऑफ द कंपनी में, या वेबसाइट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पज। अगर गवर्नमेंट ने कोई वेबसाइट बोली है तो वहां जाके डालो और अपने कंपनी के वेबसाइट पे भी डाल दो। तो क्या प्रोसीजर हुई, सबसे पहले डिविडेंड डिक्लेयर होता है 123 के तहत। ठीक है, उसमें सेकंड प्रोविजन 123 भी लग जाता है अगर एक्यूमुलेटेड से दे रहे हो।
डिक्लेयर करने के बाद 5 दिन के अंदर शेड्यूल्ड बैंक में डाल देना। डिक्लेयर करने के बाद 30 दिन के अंदर पे कर देना। 127 बोलता है 30 दिन, 123 बोलता है 5 दिन, हम लोग कर रहे हैं 124। प्रोसीजर 30 दिन के अंदर पे कर दिया। कुछ ऐसे होंगे जिनका पे एड्रेस नहीं है, अपने को पता ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, उनका पैसा एक्यूमुलेट करो। 7 दिन के अंदर क्या करना, उस पैसे को अनपेड डिविडेंड अकाउंट खुलवाना, एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवाना शेड्यूल बैंक में, उसमें डाल देना। 7 दिन के अंदर नहीं डाला तो 12% से इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा फिर तुमको। डाल दिया, वहां वो पैसा पड़ा रहेगा 7 साल तक। 7 साल तक अगर कोई क्लेम कर लिया तो गुड, और अगर कोई क्लेम नहीं किया तो इन दैट केस वो सारा का सारा पैसा IEPF में चला जाएगा। IEPF कौन सा सेक्शन में है, 125 में, जिसको आपको सेल्फ करना है, ठीक है। और कंपनी के ऊपर एक और जिम्मेदारी है, जब तुम 7 दिन के अंदर पैसे डाल दिए हो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, तो क्या करोगे, फिर तुम 90 दिन के अंदर एक स्टेटमेंट बनाओगे जिसमें लास्ट नोन एड्रेस होगा, उसका नाम होगा, कितना अमाउंट अनक्लेम्ड है वो होगा। ये स्टेटमेंट तुम अपने वेबसाइट में भी डालोगे और गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेबसाइट में भी डालोगे, उस अपने वेबसाइट में डालोगे और गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेबसाइट में भी डालोगे। तो यहाँ पे ये चीज खत्म हो जाती है। सेक्शन 126 क्या बात करता है, पनिशमेंट। अब बताओ, हम नहीं किए कुछ भी, ऊपर जो भी तुमने बोला ना अपन ने किया ही नहीं। अब बताओ क्या कर लोगे तुम क्या कर लोगे, मेरा बताते। सबसे पहले बात करता है ये, कलर चेंज कर लेते हैं। डिक्लेयर किया डिविडेंड, नॉट पेड विद इन 30 डेज। 127 सेक्शन बोलता है ना कि 30 दिन के अंदर पे कर देना, बोलता है कि नॉट पेड विद इन 30 डेज। अब बताओ क्या करोगे। एवरी डायरेक्टर, सारे के सारे डायरेक्टर जितने भी कंपनी में थे, सब के सब नोइंगली पार्टी टू डिफॉल्ट। भैया जिसकी जानकारी में है, जिसकी जानकारी में ही नहीं है और उसको वो पता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको नहीं लेता इसमें। तो जिनको पता था, जिनने जानबूझ के गलतियां की, या जिनको पता था और उन्होंने सही कदम नहीं उठाया गलती को सही करने के लिए, क्या है ना, सही कदम उठा लेना चाहिए अगर पता है गलती हो रही है तो भैया जेल जाओगे कम से कम 2 साल के लिए, ठीक है। फाइन लगेगा 1000 रुपया पर डे, 1000 रुपीज पर डे लगेगा। और जो कंपनी है ना वो सिंपल इंटरेस्ट के साथ डिविडेंड देगी, वो भी 18% के साथ। तो सेक्शन नंबर 126 क्या बोलता है कि अगर गलती की हो तो पनिशमेंट मिलेगी। गलती क्या की हो, 127 के तहत तुमने 30 दिन के अंदर डिविडेंड नहीं दिया, 127 के तहत अगर तुमने 30 दिन के अंदर डिविडेंड नहीं दिया तो क्या होगा, एवरी डायरेक्टर, जितने भी डायरेक्टर कंपनी में थे जिनको पता है कि गलती हुई है, जो जानकार थे, वो क्या करेंगे, वो तो बेटा जेल जाएंगे कम से कम 2 साल के लिए। फाइन लगेगा 1000 पर डे, जब तक कंटिन्यू है ऑफेंस तब तक, यानी 30 डेज से, यानी 31st डे से जब तक डिविडेंड नहीं दे सकते हो तब तक 1000 करके लगेगा। और जो कंपनी है वो जब डिविडेंड पे करेगी ना, वो 18% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से पे करेगी डिविडेंड। 18% इंटरेस्ट के साथ तुमको पे करना पड़ेगा 31st डे से, अगर 30 दिन के अंदर पे नहीं किया सेक्शन नंबर 127 में। अब आ जाए हम लोग साइड में, ठीक है। क्या लिखा है, एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 127, ये 30 दिन के अंदर नहीं पे किया फिर भी बच जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बच जाएंगे। कैसे बचेंगे, चलिए देख लेते हैं। ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से, हम नहीं पे कर पाए। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब क्या हो गया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उसको डिविडेंड नहीं देने का है, तो फिर नहीं देने का है। अब लॉ बोला है तब तो फिर नहीं देना है, तो बात ही खत्म हो गई। शेयर होल्डर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, ठीक है, यहाँ ध्यान देना। शेयर होल्डर गिव्स डायरेक्शन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड, कीवर्ड इज एंड, दोज डायरेक्शन कैन नॉट बी कंपाइल्ड। डायरेक्शन दिया, हम कंपाइल नहीं कर पाए, जो कंपनी है उसको कंप्लाई नहीं कर पाया। और द कीवर्ड सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, सेम हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू हिम, वेरी मच इंपॉर्टेंट। आंख बना देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। तो मैं क्या बोला कि 127 यानी 30 दिन के अंदर नहीं पे किया ना, फिर भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आप जेल भी नहीं जाओगे और 1000 रुपये की पेनल्टी भी नहीं लगेगी। कैसे, अगर ये कारण है, क्या कारण है, ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी जैसे एग्जांपल कोर्ट नहीं मना कर दिया कि इसको नहीं देने का है, तो नहीं देना, ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से। शेयर होल्डर ने कुछ डायरेक्शन दिया कंपनी को और कंपनी ने वो डायरेक्शन मतलब नहीं फॉलो कर पाया कंपनी, और इन्फॉर्म कर दिया शेयर होल्डर को। द कीवर्ड इज इन्फॉर्म,
अगर कंपनी ने इन्फॉर्म कर दिया शेयर होल्डर क्योंकि तुमने जो मुझको डायरेक्शन दिया वो मैं नहीं फॉलो कर सकता हूँ, उस हिसाब से मैं तुमको डिविडेंड नहीं दे सकता हूँ, तो उस केस में वो 30 दिन वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। अगर डिस्प्यूट है रिगार्डिंग राइट टू रिसीव द डिविडेंड, अब पता ही नहीं है किसको देना है तो किसको दूं, तो अवॉइड, 30 दिन वाला नहीं लगेगा। लॉफुली एडजस्टेड अगेंस्ट एनी सम ड्यू फ्रॉम द शेयर होल्डर टू कंपनी, लॉफुली एडजस्ट, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा ना क्लास 12 में कि जो कॉल्स मंगाते हैं हम लोग शेयर्स का, मतलब शेयर का पैसा एक बार में नहीं मंगाते, 10 रुपये का शेयर है तो पहले 5 रुपये मंगाएंगे, फिर 2 रुपया मंगाएंगे, फिर 3 रुपया, मतलब अपने हिसाब से वैसे मंगाते हैं, उसको कॉल्स बोलते हैं। तो हो सकता है कॉल्स इन एरियर हो गया हो, क्लास 12 में पढ़ा था। कॉल्स इन एरियर मतलब क्या होता है? कॉल्स इन एरियर मतलब ये होता है कि हमने कॉल मंगाया, तुमने पैसे नहीं दिए। अब अगर तुमको डिविडेंड मिलने वाला है 5 रुपये का और तुमको 2 रुपया तुम्हारा कॉल्स इन एरियर है, तो 2 रुपया हम एडजस्ट करके तुमको 3 रुपया देंगे, ये चीज़ हम कर सकते हैं। ये कहाँ लिखा है? एक्सेप्शन टू सेक्शन 127। एनी अदर रीज़न, कोई और रीज़न है, ठीक है, एंड नॉट ड्यू टू दी फॉल्ट ऑफ पार्ट ऑफ कंपनी, नॉट ड्यू टू दी फॉल्ट ऑफ पार्ट ऑफ कंपनी, यानी हम देने गया वहाँ पे भूकंप आ गया, हम नहीं दे पाए, कंपनी का गलती नहीं है, एक्ट ऑफ गॉड है, तो ये चीज़ यहाँ पे कवर हो जाती है। नीचे क्या दिया? अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ये एकदम दूसरा सेक्शन है, दूसरा चैप्टर है, इसको अवॉइड करो, काट देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। फिर अपने पढ़े एक्सेप्शन टू सेक्शन 127, जिसमें अपने पढ़े कि अगर ये चीज़ की हो तो 30 दिन के अंदर अगर नहीं भी पे की हो तो भी बच जाओगे, तो कॉन्ट्रावेंशन नहीं माना जाएगा। क्या चीज़ की हो? ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से 30 दिन के अंदर नहीं दे पाए। डिस्प्यूट है रिगार्डिंग टाइटल, किसको देना है, राइट नहीं पता किसको देना है, तो इन दैट केस नहीं दे पाए। कोई सी ऐसी वजह से जिसमें कंपनी की गलती है ही नहीं यार, तो फिर कहाँ से दूंगा? तो कंपनी की गलती अगर नहीं है उस केस में, ठीक है। लॉफुली एडजस्ट कर लिया, अगर मैंने लॉफुली एडजस्ट कर लिया, कॉल्स इन एरियर बाकी था, एडजस्ट कर दिया मैंने, पूरा का पूरा डिविडेंड ही एडजस्ट कर दिया, तुमने पूरा ही कॉल्स इन एरियर था, तो इन केस में वो भी 30 डेज वाला एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट, शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दिया कंपनी को कि ऐसे ऐसे हमको डिविडेंड भिजवा देना, कंपनी वैसे वैसे उसको डिविडेंड नहीं भिजवा सकती है, और ये बात कंपनी ने शेयर होल्डर को बता दी है, द कीवर्ड इज बता दी है, तो इन दैट केस वो 30 दिन वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। सर आप इतना बता दिए वाला क्यों कर रहे हो? अरे नीचे आओ, सब है, क्यों डर रहे हो? इसमें सब कुछ है, इतना कर लिया ना, इसके बाद बस स्टडी मटेरियल कर लेना, तुम्हारा सब कवर हो जाएगा। और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो भैया सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक भी करो, और कमेंट करके बताओ यार नेक्स्ट चैप्टर तुमको कौन सा चाहिए, बोथ सीए इंटर एंड सीए फाइनल वालों। एंड एक और चीज़, यहाँ पे फ्लैश हो रहा है ना, ये अपना है टेलीग्राम आईडी, इंटर के लिए, फाइनल के लिए, तो आप जिस भी लेवल पे हो अपने हिसाब से जाके सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे मैं सारे अपडेट्स देता हूँ, वहाँ पे आपके साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकता हूँ। डाउट्स भी है तो वहीं पोस्ट कर देना। इसके इंडिविजुअल ग्रुप्स भी बने, बायो में आपको उसके लिंक मिल जाएगी उसी चैनल के, चार्टर्ड एस्पिरेंट्स इंटर, ठीक है। एंड इस चैनल को तो सब्सक्राइब करोगे ही, बोलने वाली बात है क्या? इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हो, चैनल नहीं सब्सक्राइब करोगे क्या? तो चलिए आइए यहाँ पे पेज नंबर 3 पे आ गए अपने, ठीक है। पेज नंबर 3 क्या बोलता है? इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कहाँ से आ गया? ऊपर अपने जो सब पढ़े ना वो सब इंटरिम डिविडेंड को भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सिंपल से बस इतना समझो, ऊपर जो भी पढ़े वो इंटरिम डिविडेंड को भी एप्लीकेबल होता है। बस इसमें कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर एंड पेड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर दैट इज बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। मैंने क्या बोला? ईयर खत्म होने के बाद जो देते हैं वो फाइनल डिविडेंड होता है, ईयर के बीच में ही दे देते हैं। मेरे को लग रहा है यार प्रॉफिट हो जाएगा इस साल इतना प्रॉफिट आया मेरे पास, चलो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। क्यों? पकड़ बनी रहेगी मार्केट में, इसीलिए। ये अनाउंस कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनाउंस करते हैं इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, बता ही दिया। यहाँ पे कीवर्ड है कैन बी रिवोक्ड विथ कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स। मतलब एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया ना फाइनल वाला, उसको रिवोक नहीं कर सकते। बट इंटरिम डिविडेंड एक बार डिक्लेयर कर दिया और सारे के सारे शेयर होल्डर एग्री किए, ऑल, तभी उसको रिवोक कर सकते हो। रिवोक मतलब डिक्लेयर कर दिया तो उसको वापस ले सकते हैं कि नहीं दे पाएंगे, इतना प्रॉफिट नहीं है अपने पास, इस टाइप का, ठीक है। पर ऑल है यहाँ पे कीवर्ड्स। एंड डिक्लेयर्ड ओनली व्हेन द आर्टिकल स्पेसिफिकली परमिट, यानी
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए कि तुम डिक्लेयर कर सकते हो इंटरिम डिविडेंड, तो ही कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और अगर नहीं लिखा हुआ तो एसआर पास करके अमेंड कर देना। फाइनल डिविडेंड क्या होता है? रिकमेंडेड बाय बोर्ड। यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ था? अनाउंस्ड बाय बोर्ड, ठीक है, यहाँ क्या हुआ था? अनाउंस्ड बाय बोर्ड, और यहाँ क्या है? रिकमेंडेड बाय बोर्ड, ठीक है। अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर एट कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग, अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर, ठीक है। ये होता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैन नॉट बी रिवोक्ड, बोला एक बार डिक्लेयर कर दिया तो 30 दिन के अंदर देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, और बाकी वो 5 दिन, 7 दिन, 90 दिन, वो सब क्राइटेरिया तो है ही। एंड डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल प्रोविजन इन, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा है तो भी फाइनल डिविडेंड दे सकते हैं, पर इंटरिम नहीं। इंटरिम तभी दे सकते हैं अगर लिखा हुआ है, नहीं लिखा है तो अमेंड कर देना यार, तो एसआर पास करके अमेंड कर ही सकते हैं। इधर क्या लिखा? ओ माय गॉड, चार्टर्ड एस्पिरेंट सीए मयंक त्रिवेदी, जाके उसको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम में भी अपने, तो वहाँ पे भी आके फॉलो कर सकते हो। तो समझ गया, इंटरिम डिविडेंड रिवोक कर सकते हैं, फाइनल रिवोक नहीं कर सकते। सबसे बड़ा पॉइंट इसमें यही है। और एक बड़ा पॉइंट है, यहाँ पे कौन डिक्लेयर करता है? यहाँ इंटरिम डिविडेंड जो है डिक्लेयर वगैरह सब कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, बट फाइनल वाला रिकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है कि भैया 10% देने वाले हम लोग इस बार। उसको कौन अप्रूव करता है? शेयर होल्डर। कहाँ करते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। याद करो, एनुअल जनरल मीटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक होता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। प्रोहिबिशन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, मतलब भैया ये दो लोग ना डिविडेंड नहीं दे सकते हैं। कौन दो लोग? डिफॉल्टिंग कंपनी। डिफॉल्टिंग कंपनी मतलब क्या होगी? वो कंपनी जो फेल्स टू कंप्लाई विथ प्रोविजन ऑफ 173, यानी प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, एंड सेक्शन 173 रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। यानी अगर 73 और 74 को कॉन्ट्रावेन किए हो तो तुम डिफॉल्टिंग कंपनी हो। इन दैट केस यू कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। कब तक? सो लॉन्ग एज सच फेलियर कंटिन्यूज, यानी जब तक आप 73, 74 का प्रोहिबिशन किए हो, अगर जब तक उसको ठीक नहीं कर देते हो तब तक आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो डिविडेंड। एंड सेक्शन 8 कंपनी भी प्रोहिबिटेड है। सेक्शन 8 कंपनी कौन होगी? वो एनजीओ वगैरह जो हो गई ना, वो लोग नहीं डिक्लेयर कर सकते। क्यों नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं? क्योंकि इट्स प्रॉफिट आर इंटेंडेड टू बी अप्लाई ओनली इन प्रमोटिंग द ऑब्जेक्ट फॉर विच इट इज फॉर्म, नॉट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। उसका प्रॉफिट सिर्फ उसके ऑब्जेक्टिव के लिए यूज होना चाहिए, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के लिए नहीं। ऐसा सेक्शन 8 में भी लिखा हुआ है, इसीलिए तुम नहीं कर सकते हो। तो दो लोग नहीं कर सकते, कौन? एक डिफॉल्टिंग कंपनी, एक सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी मतलब वही एनजीओ वगैरह जो होती है, और डिफॉल्टिंग कंपनी कौन हुई? जो 73 और 74 का उल्लंघन की है। फिर आते हैं अपने यहाँ पे, यहाँ पे सेक्शन नंबर 126। सेक्शन नंबर 126 क्या बोलता है? बहुत सिंपल सी बात बोलता है, एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र। एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र मतलब शेयर्स, मान लो कोई भी शेयर है वो ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है, और शेयर होल्डर ने उसको डिलीवर किया फॉर रजिस्ट्रेशन कंपनी में, यानी कंपनी को बोला मैंने ये शेयर ट्रांसफ़र किया है, मयंक के बजाय अब इसको मिस्टर राम को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो मिस्टर राम का नाम अपने रजिस्टर में लिख लो। अगर ट्रांसफ़र ऑफ सच हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड बाय द कंपनी, यानी कंपनी ने अभी तक उसका नाम अपने रजिस्टर्ड में नहीं लिखा है, तो कंपनी क्या करेगी? एबियंस में रखेगी। एबियंस मतलब उस डिविडेंड को साइड रख देगी, अभी नहीं देना उसको, जब नाम चेंज हो जाएगा तब मिस्टर राम के पास वो चला जाएगा। मतलब शेयर होल्डर ने अप्लाई कर दिया चेंज ऑफ नेम के लिए, बट कंपनी ने नहीं किया। टाइम लगता है ना, ऐसे थोड़ी आज अप्लाई किया तुरंत चेंज हो जाएगा, तो टाइम लगता है। उस टाइम के दौरान अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो एबियंस में चला जाएगा, यही इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 7 तो ऑलरेडी कर लिया, अब अपने करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अपने करने जा रहे हैं। तो मिसेस शीला भट्ट है, वो होल्ड करते हैं कितना? 250 शेयर्स, ठीक है, और उन्होंने मैंडेट किया है कंपनी को टू डायरेक्टली डिपॉजिट द डिविडेंड अमाउंट इन हर बैंक अकाउंट। तो उसने क्या बोला? उसने मैंडेट किया, यानी उसने कंपनी को रिक्वेस्ट किया कि मेरे को मत देना, मेरे बैंक अकाउंट में रुपया डाल देना, ठीक है। कंपनी ने क्या किया? अकॉर्डिंगली रिमिटेड द डिविडेंड, बट बैंक रिटर्न द पेमेंट ऑन द ग्राउंड दैट देयर वाज अ डिफरेंस इन सरनेम ऑफ पेई, यानी भट्ट की जगह भट्टाचार्य यूज़ कर लिया, तो इन दैट केस बैंक ने रिटर्न कर दिया पैसा। कंपनी ने तो डाला पर बैंक ने रिटर्न कर दिया। However, did not inform मिसेस शीला भट्ट को। कंपनी ने क्या किया? इन्फॉर्म ही नहीं किया शीला भट्ट को। बताओ, अब समझे वहाँ क्यों गोला मारा था इतना ज़्यादा?
तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो 127 क्या बोलता है कि आपको 30 दिन के अंदर पे कर देना। अगर आप 30 दिन के अंदर पे नहीं करते हो तो आपको कॉन्ट्रावेन हो जाएगा, बट कॉन्ट्रावेन नहीं होगा अगर उसने कुछ मैंडेट किया है, आप नहीं फॉलो कर पाए और आपने इन्फॉर्म कर दिया। तो यहां क्या गलती हो गई, those direction could not be complied but with the non compliance was not communicated। कम्युनिकेट नहीं किया, यही गलती हो गई। कंपनी कम्युनिकेट कर देता तो वो बच जाता, यहाँ पे उसने कम्युनिकेट नहीं किया, इसलिए हेंस द पीनल प्रोविजन अंडर सेक्शन 127 विल बी एप्लीकेबल टू कंपनी। ठीक है, वही 2 साल तक का जेल, 1000 तक का फाइन, 18% इंटरेस्ट, वो सब कुछ यहाँ पे लग जाएगा। Dividend amount of 50,000 was not paid to the successor of late Mr. Mohan in view of court restraining the payment। ओहो, 30 दिन के अंदर पे नहीं किया बट फिर भी बच जाएंगे, क्यों? क्योंकि कोर्ट ने बोला है, कोर्ट ने बोला है यानी ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से। तो चलिए यहाँ देख लेते क्या लिखा हुआ है, नो ऑफेंस। ठीक है, क्यों? तो डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, where the dividend could not be paid by reason of operation of law। सिंपल है, hence there is no liability on the company and its director। ऊपर क्या गलती किया था, इन्फॉर्म नहीं किया था कंपनी। यहाँ क्या गलती किया, कुछ नहीं, क्योंकि ये कोर्ट ने ही बोल दिया नहीं देने का तो नहीं देने का, बात खत्म, ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से। तो अपने पूरे यहाँ पे चैप्टर्स अपने देख लिए हैं। मुझे लगता है मुझसे कहीं एक जगह मिस्टेक हुई है, यहाँ पे मैंने 126 लिख दिया है ना, सॉरी दोस्तों, पढ़ाते पढ़ाते अपने से छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ज़रा सा उसको रेक्टिफाई कर लेते। ये सेक्शन नंबर 126 नहीं है, ये अपना सेक्शन नंबर 127। बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई अपने से, यहाँ पे 126 नहीं है, 127 है, फ्लो में हो गई मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। आप लोग प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना, और मैं तो करेक्ट कर दिया हूँ यहाँ पे, फिर भी आप इसको एक बार करेक्ट कर देना, और वो एक्सेप्शन टू 127 है ही। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ख़त्म हो जाता है। तो चलिए फटाफट एक क्विक रिविजन मार लेते हैं और सेक्शन नंबर के साथ, चलो साथ साथ बोलना, ठीक है। 123 क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। 124 क्या है, प्रोसीजर। 125 क्या है, IEPF। सर राइटिंग बहुत गंदी है, बहुत ज़्यादा, मुझे भी पता है। 126 क्या है, वो एबियंस वाला। 127 क्या है, कॉन्ट्रावेंशन वाला, और इसमें अपने एक और चीज़ पढ़े थे, वो था एक्सेप्शन भी है, वो 30 दिन वाला। कॉन्ट्रावेंशन है उसमें और 30 दिन भी है। ठीक है, 30 दिन के अंदर पे करना है, दोनों चीज़ यहाँ पे कवर है। ठीक है, 123 डिक्लेरेशन में एक और चीज़ कवर है, सेकेंड प्रोविजो टू 123, जिसमें अपने पढ़े थे कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3। राइटिंग बहुत गंदी है, माइंड मत करना। तो ये रहा आपका पूरा यहाँ पे पेमेंट ऑफ डिविडेंड चैप्टर खत्म। डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है ऐसे है जो अब आप बना नहीं सकते, आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो। जस्ट वन थिंग आपको करना है, आपको क्या करना है, आपको ये जो 125 है, ये जो आपका 125 है IEPF, ये आपको पढ़ना है SM से। कुछ नहीं यार, बहुत सिंपल है। क्या पैसा IEPF में आएगा, क्या पैसा IEPF से जाएगा, और IEPF क्यों होता है, बस ये 3 क्वेश्चन है इसमें, ये प्रिपेयर कर लेना। नहीं समझ आना, सबके 4-4 पॉइंट रट लेना, कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ मतलब हुआ नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कहाँ यूटिलाइज होता है, क्या इसमें आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी तरह से आपका एंड हो गया है चैप्टर 123 से 127। अब आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल फटाफट रीड मार लो, ये नोट्स को एक बार गो थ्रू कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड वन मोर थिंग यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपके पास जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, CA इंटर वाले हो या CA फाइनल ऑडिट वाले हो, आपके पास जो भी क्वेश्चन है ना, सॉल्व कर लेना। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना। वहाँ करेक्शन मैंने किया, 126 नहीं है, वो 127 है, तो वो चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि 126 वो एबियंस वाला है, हो गई मिस्टेक, उसको यहाँ पे आप लोग रेक्टिफाई कर देना। और मेरे को कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए, बोथ लॉ और या ऑडिट या DT कोई भी थ्योरी चैप्टर आपको चाहिए तो मेरे को ज़रूर बता देना, बोथ इंटर एंड फाइनल वाले। थैंक यू वेरी मच, होप सो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे पढ़ा के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अपना ध्यान रखिएगा, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।